गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियस के बारे में, उसकी साइज के बारे में, उसकी खोज के बारे में, शेप के बारे में और साथ ही उसके स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लियर एनवलप, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक आवरण के बारे में और न्यूक्लियोफोर के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस स्ट्रक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए, अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो इसमें जो पार्ट होता है वो होता न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्ब, केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक द्रव्य है, ये जो केंद्रक द्रव्य है, ये न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा घिरा हुआ रहता है, इसके द्वारा आवृत रहता है। तो इस प्रकार से जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, इन न्यूक्लियोलस के अलावा जो इसका जो भाग होता है, मैट्रिक्स होता है, द्रव्य पदार्थ होते हैं, उन सबको हम एक टर्म देते हैं, वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्ब। ये जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में ही डीएनए की या न्यूक्लिक एसिड की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिकृति के द्वारा डीएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का निर्माण। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये कहां पर संपन्न होती हैं? इस कैरियोलिम्ब में संपन्न होती है, केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। ये जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनका हम विस्तार से पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है उसमें आता है प्रोटीन्स। ये जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में जिसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, सारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सारीय प्रकृति के, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन्स में मुख्य रूप से जो एमिनो एसिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वो होते हैं आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडीन। तो जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो न्यूक्लिक जो एमिनो एसिड्स होते हैं, वो इन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स कहलाते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, यह एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब किस नेचर के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये जो एक प्रकार से एसिडिक नेचर के, ये क्या पाए जाते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति के प्रोटीन्स होते हैं और इनमें मिलने वाले जो मुख्य जो एमिनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, वो एस्पार्टिक एसिड्स और ग्लूटामिक एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कैरियोलिम्ब होता है, ये कैरियोलिम्ब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिर सेकंड जो सब्सटेंसेस आते हैं, उसमें आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्या आते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैरियोलिम्ब में न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। जो डीएनए होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरे का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ पर आरएनए और डीएनए, जो डीएनए होता है 6 कार्बन का बना हुआ पदार्थ होता है। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड जब भी 5 कार्बन जो शुगर यहाँ पर पाई जाती है, इनमें 6 कार्बन शुगर पाई जाती है। और नेक्स्ट जो इसमें सब्सटेंस आता है, वो आता है लिपिड्स, वसा। इसमें लिपिड्स भी पाए जाते हैं। लिपिड्स की जो मात्रा होते हैं 3 to 10% तक होती है। और
ये जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स दो प्रकार के होते हैं, लाइपोलिपिड्स होते हैं और दूसरा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो एक तो लाइपोलिपिड्स और दूसरा फॉस्फोलिपिड्स के रूप में यहाँ पर लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एंजाइम्स। जो कैरियोलिम्प है, केंद्रक द्रव्य है, इन केंद्रक द्रव्य में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं उनमें मिलने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन स्टोनिक होते हैं, मतलब नॉन स्टोन प्रोटीन्स नेचर के ये एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य जो एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, साथ ही एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, हेलिकेज एंजाइम्स हैं। और तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स कैरियोलिम्प में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है मिनरल्स, मिनरल सब्सटेंसेस। जो कैरियोलिम्प होता है, कैरियोलिम्प में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वहां पर देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल्स है? जैसे कि फॉस्फेट, फास्फोरस है, इसको सॉरी जो फास्फोरस है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है इत्यादि। साथ ही कुछ मात्रा फेरस भी इनमें पाए जाते हैं, जिंक है, कोबाल्ट है, कुछ मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स एक प्रकार से जो रेप्लिकेशन और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ कैरियोलिम्प। इस कैरियोलिम्प का क्या कार्य है? जो कैरियोलिम्प है, कैरियोलिम्प का जो मुख्य कार्य होता है वो रेप्लिकेशन के माध्यम से डीएनए की कॉपीज का निर्माण करना, डीएनए प्रोजेनिस, डीएनए की संततियों का निर्माण करना। तो डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, साथ ही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड्स होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? इस कुंड में पाए जाते हैं, कैरियोलिम्प कुंड में पाए जाते हैं। तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, अनुलेखन की क्रिया होती है। अनुलेखन के दौरान क्या होता है? जो डीएनए होता है उसकी वन साइट पर, वन स्ट्रैंड पर एक प्रकार से आरएनए का निर्माण वहां पर होता है और दूसरे स्ट्रैंड वापस क्या करते हैं? वो डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य जो इसका जो कार्य होता है कैरियोलिम्प का, वो ये होता है डीएनए की रेप्लिकेशन करना और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस संपन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट जो पदार्थ आता है वो होता है क्रोमेटिन रेटिकुलम, मतलब क्रोमेटिड जालक। इस संरचना में हम देख रहे हैं कि डीएनए की जो संरचना है, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, इसमें हम देख रहे हैं कि चारों ओर इसमें क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। और ये जो कैरियोलिम्प है, कैरियोलिम्प में इस टाइप में चेन टाइप में क्या पाए जा रहे हैं? क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन्स है एक प्रकार से कैरियोलिम्प में रेटिकुलम का निर्माण कर देते हैं, एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड जाल के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, ये एक प्रकार से जिसकी जो नेचर होती है वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, सारी होते हैं। कैसी नेचर होती है? सारी प्रकृति के यहाँ पर क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन्स हैं, इन क्रोमेटिन्स को जब फ्यूजन स्टेन से स्टेन किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, तो ये क्रोमेटिन या क्रोमेटिड्स गुणसूत्र क्या होते हैं? एक प्रकार से इनमें इससे स्टेन हो जाते हैं, कलर ग्रहण कर लेते हैं। और इनका जो कलर ग्रहण की जो प्रकृति है या उसकी जो मात्रा है, उसकी सघनता है, उसके आधार पर ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, जालक है, इसको दो भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। एक प्रकार क्रोमेटिड्स को दो भागों में बांट दिया। और आपने देखा था कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनकी खोज किसने की थी? हम जो पिछले देखा था वोल्डेर ने की थी। तो ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूक्रोमेटिन्स और हेटेरोक्रोमेटिन्स। तो
आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स गुणसूत्र होते हैं, उनको किस स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा आपका फ्यूजन स्टेनिंग। तो फ्यूजन स्टेन जो होते हैं, इन स्टेन टेक्निक और साथ साथ इस स्टेन की जो खोज की थी वो किसने की थी, फ्यूजन ने की थी। इस फ्यूजन ने करने के कारण से इसको हम फ्यूजन स्टेनिंग टेक्निक्स के नाम से पुकारते हैं। जब फ्यूजन स्टेन से ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, इनको हम जब स्टेन करते हैं तो स्टेन करने के बाद ये दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन्स और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन्स। यूक्रोमेटिन्स वो होते हैं जो कि गहरे अभिरंजित होते हैं, मतलब रंग धारण कर लेते हैं, और साथ ही साथ इनका जो रंग होता है समान प्रकार से होता है, मतलब जो सभी गुणसूत्र होते हैं एक प्रकार से लगभग हल्के कलर के द्वारा कलर्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रोमेटिन्स होते क्या होता है, यूक्रोमेटिन होता है। तो इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं कैसे, एक तो लाइट स्टेन, मतलब ये हल्के अभिरंजित होते हैं। दूसरा कॉइलिंग एंड डेंसी एरिया, ये एक प्रकार से आपस में क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं, और कुंडलित होने के साथ साथ सघन एरिया होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इसका जो कैरेक्टर है यूक्रोमेटिन का, यह मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। उपापचय दृष्टि से कैसे होते हैं, ये सक्रिय होते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा क्रोमेटिन्स आता है वो आपका आता है हेटेरोक्रोमेटिन्स। कौन से क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। जो हेटेरोक्रोमेटिन्स होते हैं ये भी जो इनका स्टेन होता है ये सघन रूप से, मतलब गहरे अभिरंजित होते हैं। कैसे अभिरंजित होते हैं, गहरे अभिरंजित होते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो कोयलिंग है, जो कुंडलन है, कुंडलन क्या होता है, बहुत अधिक सघन होता है, और ये एक प्रकार से सघन एरिया होते हैं। और मेटाबॉलिकली, उपापचय दृष्टि से यह एक प्रकार से कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे यूक्रोमेटिन है, उस यूक्रोमेटिन में सामान्यतः माना जाता है कि वहां पर आरएनए की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जबकि जो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट होते हैं इनमें डीएनए की मात्रा क्या होते हैं, अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं, इन क्रोमेटिन्स का हम डिवाइडेशन सामान्य रूप से करते हैं। फिर उसके बाद में आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन्स। जो क्रोमेटिन्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन कैसा होता है। तो रासायनिक संगठन में देखते हैं जब, तो इसका रासायनिक संगठन दिखाता है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्रोमेटिन्स में क्या होता है, 31% इनमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स यहाँ पर 31% में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आरएनए है, जो आरएनए की मात्रा 5 से 17% तक होती है, 5 to 17%। और इनमें स्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 33% तक इनमें स्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जो नॉन स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इन नॉन स्टोन प्रोटीन्स की मात्रा 15% तो होती है, 15% तक इनकी मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो क्रोमेटिन्स हैं, इन क्रोमेटिन्स को बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इन क्रोमेटिन्स का फंक्शन क्या होता है, क्या कार्य संपन्न होता है, गुणसूत्र से क्या कार्य संपन्न। जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दो डिवीजन टाइप वहां पर संपन्न होते हैं। जो माइटोसिस डिवीजन है उसमें 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इन प्रावस्थाओं का जो निर्धारण है, एक प्रकार से यहाँ डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन क्या होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है। इसी प्रकार से मियोसिस संपन्न होती है। मियोसिस में भी हम देखते हैं कि जो वहां पर प्रोफेज स्टेज होती है, वो एक प्रकार 2 भागों में बटी होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इसी प्रकार से प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो ये अवस्थाएं वहां पर पाई जाती हैं। और जो मियोसिस है, मियोसिस में जो प्रोफेज है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, 5 उप अवस्थाओं में बटे रहते हैं। जैसे लेप्टोटिनी है, जाइगोटिनी है, डिप्लोटिनी है, डाइकाइनेसिस है। तो इस प्रकार से वहां पर क्या 5 सब स्टेजेस वही वहां पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स
माइटोसिस मियोसिस डिवीजन के माध्यम से कोशिका विभाजन का इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो फोर्थ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। क्या कहलाता है ये? केंद्रिका। तो जो केंद्रिका होती है इसकी जो पोजीशन होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक के लगभग बीच में होती है, मध्य में पाई जाती है, और इसकी साइड भी माना जाता है कि राउंड शेप होती है, डिस्क शेप होती है। तीसरा, इसमें क्या 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, ग्रेनुलर पार्ट्स होता है, एमोर्फस पार्ट्स होता है, इसी प्रकार से फाइब्रल पार्ट होता है। तो ये एक प्रकार से इसके पार्ट्स हैं। और जो न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो खोजकर्ता कौन था? फोंटाना। कौन था इसका खोजकर्ता? फोंटाना। तो इस प्रकार से जो आरएन जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उस केंद्रक की 4 प्रावस्थाओं में इसकी स्ट्रक्चर संपन्न होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम इस न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।